जब हम ओकिनावा की धरती पर खड़े होते हैं तो वहाँ की हवा में एक गहराई, एक सहज शांति और एक सहज अनुशासन महसूस होती है। ये वो जगह है जहाँ 100 इयर्स की उम्र तक जीने वाले लोग न सिर्फ जीवित होते हैं बल्कि खुश मिजाज भी होते हैं। लेकिन जब हम इस जापानी ब्लू जोन की कहानी को गहराई से समझते हैं तो एक सवाल हमारे मन में आता है, क्या ये सब कुछ कभी भारत में भी थी? क्या हमारे अपने गांवों, घरों और संस्कृति में भी ऐसी ही जीवन शैली नहीं थी? हमारी गलती कहाँ हुई कि हम ब्लू जोन से आउट हैं? ब्लू जोन क्या है और जापान की ओकिनावा क्षेत्र की जीवन शैली क्या है और क्यों वहाँ के लोग हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जीते हैं? हमने क्या गलती की जो हमारी लाइफस्टाइल को खराब कर रही है? तो आइए सबसे पहले ओकिनावा, जो जापान का एक शानदार द्वीप समूह है, इस अनोखी जीवन शैली, खान पान, इतिहास और संस्कृति को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वहाँ की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति के बारे में। ओकिनावा प्रशांत महासागर और पूर्वी चीन सागर के बीच स्थित है, जिसमें नाहा जैसे शहर और कई छोटे द्वीप शामिल हैं। इसकी आरंभिक सभ्यता शेल माउंट संस्कृति पर आधारित थी और 12वीं से लेकर 15वीं सदी में यह रिक्यू राज्य के रूप में विकसित हुई, जिसमें व्यापारिक संपर्क चीन, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया में थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 27 इयर्स तक अमेरिकी अधिकारों के अधीन रही, फिर यह जापान में शामिल हो गई। ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र, शांत जीवन और सामूहिकता की जड़ें उनकी लोक जीवन, भोजन, सोच और उद्देश्यपूर्ण जीवन में है। अब हम गौर करें तो भारत की प्राचीन ग्राम्य संस्कृति और आयुर्वेदिक जीवन शैली में भी बिल्कुल यही तत्व थे, पर केवल आधुनिकता ही नहीं, हमने अपनी संस्कृति को भी छोड़ दी। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की दौड़ में हम उन्हें पीछे छोड़ते गए। अगला पड़ाव है भोजन। कम खाओ, संतुलित खाओ, यानी मिताहार बनाम हरा हाची बू। ओकिनावा डाइट का आधार शकरकंद, विशेषकर वायलेट कलर शकरकंद, टोफू, मेयो यानी सोया से बने डिशेस, समुद्री शैवाल और बहुत ही लिमिटेड मांस और मछली का सेवन। यह डाइट कम कैलोरी, अधिक पोषक तत्व और एंटी डाइऑक्साइड प्रदान करती है। इन्होंने हैबिट बना रखी है हरा हिची बू, यानी पूरी भूख के पहले तक रुकना, मतलब 80% तक ही पेट को भरना। यह हैबिट कैलोरी नियंत्रण, पाचन सुधारना और देरी से तृप्ति महसूस करने में मदद करती है। पारंपरिक भोजन में गोजा यानी कड़वी लौकी, बनो इमो मौजूद, समुद्री शैवाल, अवामोरी शराब भी शामिल है। ठीक इसी तरह भारत के योग शास्त्र और आयुर्वेद में कहा गया है, मिताहार हित भोजनम, यानी कम खाओ, पचाने योग्य खाओ और शांत मन से खाओ। हमारे पूर्वज अन्न को ब्रह्मा मानते थे और भोजन से पहले प्रार्थना किया करते थे। वे मौसमी सब्जियां, दालें, छाछ, गाय के घी, बाजरा, ज्वार जैसे मिलेट खाते थे, जो पूरी तरह पोषक और एंटी एजिंग होते हैं, ठीक ओकिनावा के स्वीट पोटैटोज और सीविड्स की तरह। हमारे पूर्वजों की थाली मौसम से जुड़ी थी, सदियों से सत्तू, गोंद के लड्डू, गर्मियों में बेल के शरबत और आम पन्ना। उनके टोफू की तरह हमारे पास पनीर, मोठ, चना और मूंग। वे अदरक, हल्दी, तुलसी का सेवन करते हैं, जिसे हमने कभी दादी का इलाज माना और अब विज्ञान उसे अद्भुत औषधि भी कह रहा है। आज जहां हम इंस्टेंट नूडल और पैक्ड खाना खा रहे हैं, ओकिनावा के लोग सादा जीवन और स्थानीय खाना खा रहे हैं और 100 साल तक जी भी रहे हैं। थर्ड पॉइंट, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य। सक्रिय जीवन यानी रोजमर्रा की जिंदगी में बागवानी, पैदल चलना, सामुदायिक कार्य शामिल है। योग या जिम के बजाय प्राकृतिक रूप से सक्रिय जीवन शैली ही उनकी बेहतर जिंदगी का राज है। जैसे घरों में फर्श पर बैठना, जिससे शरीर लचीलापन बनाए रखती है और नीचे उठने बैठने में मांसपेशियां मजबूत भी होती है। यानी हर व्यक्ति के पास सुबह उठने का कोई उद्देश्य होता है, बागवानी, सिलाई, सोशल सेवा। और अगर हम अपने देश की बात करें तो सिद्धांत स्वधर्म और कर्म योग के रूप में था। भागवत गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी अपने कर्म में ही जीवन का उद्देश्य खोजो। हमारे यहाँ कला, सेवा, कथा, ध्यान, गौ सेवा जैसी चीजें बुजुर्गों के लिए जीवन भर सक्रियता और आत्म संतोष का माध्यम थी। ओकिनावा के लोग योग नहीं करते, लेकिन वो दिन भर खेत में झुकते, चप्पल पहनकर गांव में घूमते। अब याद कीजिए, हमारी दादी
70 की उम्र में आटा पीसती थी। नानी 80 की उम्र में गायों को चारा देती थी। पिताजी बिना स्कूटर साइकिल से खेत जाया करते थे। उनका शरीर चलता था, इसलिए बीमारी नहीं आती थी। आज जिम जाने वाले को डायबिटीज और ट्रेडमिल वाले को डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को मशीन बनाया, सेवा नहीं। 4th नंबर पे आती है सामाजिक ढांचा, यानी मोआई। मोआई शब्द दर्शाता है जीवन भर साथ निभाने वाले दोस्तों की छोटी स्क्वाड, भावनात्मक, आर्थिक व सामुदायिक सहारा। ये नेटवर्क तनाव घटाती है और सामाजिक समर्थन मजबूत करती है। ओकिनावा में मोआई नामक जीवन भर की दोस्ती और सहयोग की प्रणाली है जो अकेलापन, तनाव और मानसिक बीमारियों से लोगों को बचाती है। अब अगर भारतीय संस्कृति और परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ सदियों से ज्वाइंट फैमिली, कुटुंब, ग्राम सभा, पंचायत, चौपाल जैसी सामाजिक संरचनाएं थी, जहां बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाते, महिलाएं आंगन में मिलकर सूत काटती और सभी एक दूसरे की मदद करते। मोहल्ले की आंटी जो चुपके से सब कुछ जानती, दादी का घर जहां सभी चाबियां मिल जाती, चाचा का घर जहां सभी सलाहकार मिल जाते, माँ का आंचल जहां कोई भूखा नहीं रहता। आज हम न्यूक्लियर फैमिली में अकेले हो गए हैं और थेरेपी ढूंढते हैं, और ओकिनावा वालों ने हमारी ही परंपरा को सजो कर अपने लिए अमृत बना लिया। यह सामूहिकता और सामाजिक जुड़ाव ही हमारे समाज की असली धरोहर थी, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ही मजबूत बनाती है। 5th नंबर पे आती है जीवन की गति, ओकिनावाज का इकिगाई, यानी जीवन का उद्देश्य। अब देखिए, हमारे वेदों में लिखा था सत्यम वद धर्म चर, सच बोलो और धर्म के मार्ग पर ही चलो। कर्म ही पूजा है, यही तो इकिगाई है। हमारे पूर्वज खेती करते थे लेकिन सोचते थे मैं अन्न उगा रहा हूँ जिसमें कोई भूखा ना सोए। यही तो जीवन का अर्थ है। बुनकर कपड़ा बुनते थे लेकिन उनके हाथों में भक्ति होती थी। हर काम सेवा था और हर सेवा जीवन का अर्थ। यानी ओकिनावा के लोग धीमी और शांत जीवन को महत्व देते हैं, जिसे वे ओकिनावा टाइम कहते हैं। सुबह उठने का एक कारण होता है, चाहे वो बागवानी हो या शिल्प, जिसमें मानसिक मजबूती और स्व गौरव बना रहता है। शोध से पता चला कि जिनके पास स्पष्ट इकिगाई होती है उन्हें हृदय रोग और मृत्यु का जोखिम कम होता है। 6 नंबर पे आती है तनाव और आराम, ध्यान, चाय समारोह, प्रकृति जैसे सिनरिन योकू यानी वन स्नान से मानसिक शांति प्राप्त होती है। समय की धीमी गति जीवन को आरामदायक बनाती है। भारत में दिनचर्या और ऋतुचर्या पर बहुत ही जोर डाला गया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जीवन को आरामदायक बनाना, सूर्य नमस्कार करना, दोपहर को विश्राम करना, तामसिक भोजन का उपयोग न करना, रात्रि को जल्दी सोना। आज की भागदौड़ में हम इस संतुलन और लय को खो चुके हैं, जिसके चलते बीमारियां और तनाव भी बढ़ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट की ओर, वृद्धों का सम्मान। जहां ओकिनावा में आज भी बुजुर्गों को घर का सिरमौर माना जाता है, वहीं भारत में ओल्ड एज होम्स की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले नाना नानी की कहानियों से घर गूंजता था, अब घर में नेटफ्लिक्स और ईयरफोन का सन्नाटा है। जहां ओकिनावा में बुजुर्ग समुदाय के डिसीजन मेकर हुआ करते थे, हमने उन्हें बोझ बना दिया है। ओकिनावा की जीवन शैली आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह मॉडल कभी भारत की मिट्टी में पलता था। हमने विकास की दौड़ में संयम, संतुलन और संबंध को खो दिया है। अब समय है उन्हें फिर से पाने की। भारत में भी सर्वे संतु निरामया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव जैसे सिद्धांतों के साथ जीनी होगी। 8 नंबर पे आती है सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं। रिक्यू संगीत व नृत्य जैसे सेनसाइन के साथ शाही नृत्य, जनक नृत्य और रचनात्मक नृत्य की परंपराएं आइसा बोन त्योहार पर पूर्वजों का सम्मान करती। ड्रोन, नौका, सलावत, रेंट्यू, बिनगाटे, बसोकी, वस्त्र एवं कांच उत्पादन जैसे फोन शैली के शिल्प भी मौजूद हैं। यह मार्टार कला का घर भी है, जिसकी जड़ें रिक्यू साम्राज्य से जुड़ी हुई है। अब अगर हम भारत की ओर देखें तो हमारे पूर्वजों का हर कर्म धर्म और उद्देश्य से बंधा हुआ था। हर रिवाज केवल अनुष्ठान नहीं था, वो जीवन दर्शन था। होली रंगों में एकता और शांति से ग्रीष्म के संक्रमण का उत्सव, दीपावली अंधकार से प्रकाश और आत्मा की सफाई का प्रतीक, मकर संक्रांति बैसाखी फसल और प्रकृति के साथ तालमेल,
गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान लेना, हस्तशिल्प करना, चाहे वो मिट्टी का घड़ा हो या फिर वाराणसी की साड़ियाँ, क्योंकि कर्म ही पूजा है। हमारे हर 16 संस्कार, नामकरण से लेकर अंतिम यात्रा तक जीवन की हर अवस्था को मूल्य और उद्देश्य से जोड़ती है। लोक गीतों में खेतों के गीत, जन्म के गीत, विवाह के गीत हर भावनात्मक क्षण को इकिगाई का स्वरूप देती है। ओकिनावा दुनिया को आज लंबी उम्र, मानसिक शांति और सामूहिकता का पाठ पढ़ा रही है, जबकि भारत जिसकी जड़ें सद्गुणों से भरी हुई है वो अपने ही मूल्यों को भूलती जा रही है। अगर हम फिर से मितव्ययी, सादा जीवन, गहरे संबंध, जीवन का उद्देश्य और प्राकृतिक लय की ओर लौटे तो हम भी अपने स्वदेशी ब्लू जोन का इकिगाई हमारे धर्म, कर्म और उद्देश्य से अलग नहीं है। गीता कहती है कर्मणे वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचिन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही तो इकिगाई है। हमें लौटना होगा अपनी जड़ों की ओर, फिर से तुलसी लगानी होगी, फिर से खाना जमीन पर बैठकर खाना होगा, फिर से बुजुर्गों से सीखना होगा, उनका आशीर्वाद अपने साथ रखना होगा और फिर से जिंदगी जीने की कला को सीखनी होगी, सार्थक बनाने के लिए जीनी होगी, क्योंकि ओकिनावा वो कर रही है जो भारत को कभी आता था। अब वक्त है हमें खुद से खुद को मिलाने की।